चैप्टर 46। ये सिग्नल कहां से आया? यश को विश्वास नहीं हो रहा था, ये पक्का करने के लिए कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। उसने अपने गाल को थपथपाकर देखा। उसे असल में इस चीज का एहसास हुआ, यानी वो फोन के अंदर इस डिजिटल स्पेस में भी खुद को महसूस कर सकता था। ये सब कुछ एकदम असली दुनिया की तरह महसूस हो रहा था। जब यश उस जगह को पूरे ढंग से देख रहा था, तभी बड़ी तेजी से एक नीले रंग के डब्बे जैसा कुछ उसकी नजरों के सामने से निकला और उसमें से एक लड़की धीरे से चलती हुई बाहर आ गई। वो लड़की कद में करीब 5 फुट 3 इंच लंबी थी। उसने इंग्लिश हाई स्कूल की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से वो आस पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थी और उसकी मौजूदगी से वहां का माहौल काफी अच्छा हो रहा था। वो बिना कोई आवाज करे अपने पैरों को जमीन से 2-3 इंच ऊपर रखते हुए सीधी हवा में तैर रही थी। ये सब कुछ बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। यश जूही को पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसको रोकते हुए जूही ने बड़ी कोमलता से कहा, मास्टर। यश वापस अपने ख्यालों से अपने होश में आया और बोला, मैं फोन के अंदर आ गया। जूही यश के चारों ओर हवा में उड़ती हुई बोली, हाँ, आप अंदर आ गए। आपको यहां अंदर आकर कैसा महसूस हो रहा है मास्टर? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। जूही फिर यश को पूरी हवेली अंदर से अच्छे से दिखाने लगी। पूरी हवेली का एक एक कमरा और उनके अंदर की सजावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने खुद अपने फोन से पहले देखी थी। यश एक प्यादे की तरह लग रहा था जो कि पहली बार एक बड़े महल में आया हो। यश इस जगह को देखकर एकदम भौचक्का था। जूही की यह हवेली गोल्डी की असल दुनिया वाली हवेली से लगभग 2 गुना बड़ी थी। लेकिन सोच के देखने पर यश को यह बात सही लग रही थी, क्योंकि हवेली के अंदर बहुत सामान था। इसके अलावा एक इंटीरियर स्विमिंग पूल भी था। इसीलिए हवेली का इतना बड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जूही के साथ पूरी हवेली को अच्छे से देख लेने के बाद यश के मन में सबसे पहले एक ही सवाल आया कि अगर वो इस हवेली को बेच दे तो कितने पैसे कमा सकता है। शायद इस हवेली को बेचने के बाद उसको पूरी जिंदगी में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जूही अपना सिर फिर अपने हाथ पर टिकाकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने बोला, मास्टर, मैंने अभी अभी इंटरनेट पर सर्च किया, थोड़ी खोजबीन करी। मुझे पता चला कि इस हवेली की कीमत लगभग 10 करोड़ से 35 करोड़ रुपए के बीच होगी। यश पैसों के इतने बड़े अंकों को देखकर हैरान हो गया और फिर पूछने लगा, कितने पैसे? यश मन में सोचने लगा, इतने पैसे? वो मुस्कुराते हुए हवेली के चारों ओर देख रहा था और तब उसे ख्याल आया कि किसी तरह से अनजाने में ही मैं एक करोड़पति बन गया हूं। ये दुनिया भी ना बहुत अजीब है। यश को उसके दिन में देखते हुए सपनों से उठाने की कोशिश करते हुए जूही ने उसका हाथ जोर से हिलाया और बोली, मास्टर, आप ठीक तो हैं? यश अपने होशो हवास में वापस आया। उसको अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए झूठ का खांसना पड़ा। असल में वो तो अपने उजले भविष्य के लिए सपने देख रहा था, पर वैसे भी वो इस जगह को बेच नहीं सकता था, न ही किसी को इसके बारे में बता सकता था। वो तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता था कि इस हवेली में रहे और सपने देखता रहे। इस बात में कुछ गलत भी नहीं था। वो यहां रह सकता था बिना कोई खर्चा करे। इसके अलावा वो जहां चाहे इस हवेली को लेके जा सकता था और कछुए की तरह कभी भी इसके अंदर जा सकता था। ऐसी हवेली की कोई क्या कीमत लगाएगा? अगर वो इस हवेली को किसी बड़े शहर के बीचों बीच जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर में कहीं रख दे तो वो आराम से कई 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। फिर यश वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और उसने टीवी का रिमोट उठा लिया। जब टीवी चलाकर वो चैनल्स बदलने लगा, तभी उसने बराबर में आकर बैठी जूही से पूछा, जूही, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि मैं इस जगह से कोई भी चीज असल दुनिया में लेके जा सकता हूं, क्यों, है ना? तो फिर क्या मैं ये टीवी लेके जा सकता हूं? जूही ने अजीब सा महसूस करते हुए कहा, हाँ मास्टर, आप इसे बिल्कुल बाहर लेके जा सकते हैं। यश ने उसके चेहरे पर आए अजीब से भाव को देखा। वो मुस्कुराने लगा और जूही के कंधे पर थपथपाकर कहा, अरे चिंता मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं कोई चोर नहीं हूं। यह सुनकर जूही ने अपनी नजरें फेर ली और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपने दिल में वो यश की बुराई करने लगी। मास्टर का तो अभी से मन मचल रहा है, ये तो एक चोर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अपने दिल में यश की अच्छे से बुराई करने के बाद जूही यश को पॉकेट स्पेस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने लगी। मास्टर, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसे आप इस जगह के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसे बस आपको अपने फोन के कैमरे से स्कैन करना होगा, जैसे किसी कोड को करा जाता है। और अगर आप किसी चीज को बाहर ले जाना चाहते, उसे बाहर लेके जाना होगा, वो सीधी उछलकर बाहर चली जाएगी। वो आगे समझाती गई, ये नियम लोगों के लिए भी लागू होते हैं। अगर आप किसी को फोन के अंदर लाना चाहते हो तो उनको बस स्कैन करना होगा और बाहर निकालने के लिए उन पर टैप करना होगा। उसके ऊपर से इस जगह में पहले से मौजूद चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें अपने आप वापस नहीं बनेंगी, इसलिए आपको उन चीजों को असल दुनिया से बार बार लाना होगा। इसका मतलब है कि आपको खाने और पीने का सामान खुद से
फोन के अंदर लाना होगा। यश ने बात को समझते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, और साफ पानी, उसके बारे में क्या? जूही ने आगे बताया, हवेली के अंदर बिजली और पानी को इकट्ठा करने के लिए जगह है। जब आप अपने फोन को चार्ज करोगे तो आप साथ में हवेली की बिजली को भी चार्ज कर रहे होंगे। ये हवेली उसी की बिजली इस्तेमाल करती है जो आपका फोन करता है। और जहां तक रही बात पानी इकट्ठा करने की, तो हवेली में 40 लीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है। ये पानी 2 लोगों के लिए काफी होगा। और जब भी आपको लगे कि आपको पानी भरना हो तो बस फोन को कुछ देर के लिए पानी में डाल देना या फिर उसके कैमरे से पानी को स्कैन कर लेना। इसके अलावा हवेली में मल्टी फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है जो कि पूरी गारंटी देता है कि पानी पीने के लिए एकदम सेफ होगा। यश ने यह बात समझकर अपना अंगूठा दिखाते हुए बोला, यह बढ़िया है। जूही की तरफ से हाँ मिलने पर यश ने आगे एक और सवाल पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? अगर मैं फोन में तुम्हारे ऊपर टैप करूंगा तो क्या तुम बाहर निकल जाओगी? जूही ने इस बात को कुछ देर सोचा और फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। यश वापस से टीवी देखने लगा। जब उसे हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था कि यह हवेली कैसे काम करती है। जब से वो बैंगलोर आया था तब से उसने अब तक टीवी नहीं देखा था और उस बात को 6 महीने हो गए थे। वो चैन से सोफे पर लेट गया और आराम से टीवी पर आते हुए शो का मजा लेने लगा। इस वक्त उसे बिल्कुल घर जैसा महसूस होने लगा था। यह हवेली उसके बेसमेंट से तो काफी ज्यादा आरामदायक थी। यश का साथ देने के लिए जूही भी उसके पास बैठ गई। उसकी आंखें तो टीवी से चिपकी हुई थी, लेकिन उसका सिर वो अभी भी उसने अपने हाथों पर टिका रखा था और उसकी नजर थोड़ी भटकी हुई सी लग रही थी। यश को तुरंत पता चल गया कि वो टीवी नहीं बल्कि इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रही थी। एक बार उसकी ओर नजर फहराने के बाद यश को एकदम से कुछ याद आया और उसने जूही से पूछा, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन जूही, ये फोन के अंदर टीवी के सिग्नल्स कहां से आते हैं? जूही अपने ख्यालों से बाहर आई और यश की ओर देखते हुए बोली, ये कोई आम केबल वाला टीवी नहीं है, बल्कि ये फोन के 4G सिग्नल से चल रहा है। ये सुनकर यश के मन में एक डर सा आ गया। उसने जूही से पूछा, ये 4G सिग्नल आ कहां से रहा है? जूही को यश का सवाल अजीब सा लगा, फिर भी उसने समझाया, ये 4G इंटरनेट आपके फोन में डली हुई सिम से आ रहा है मास्टर, उसमें 4G सिग्नल्स हैं। इस बात के बाद यश के चेहरे का रंग उतर गया। उसने जूही से पूछा, तुम इंटरनेट चलाने के लिए कहीं मेरे फोन का सिग्नल तो इस्तेमाल नहीं कर रही, बताओ? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपका फोन हूं, बेशक मैं इंटरनेट पर चीजें देखने के लिए आपके फोन में मौजूद सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूं। यश ये बात जानकर घबरा गया। उसने जूही से कहा, मुझे मेरे फोन का इंटरफेस दिखाओ, मुझे उसमें कुछ देखना है। जूही ने अपना हाथ ऊपर करा और एकदम से लहराता हुआ फोन का इंटरफेस उसके सामने आ गया। उसने अपने फोन के मैसेज ऐप के ऊपर लाल रंग से 4 लिखा हुआ देखा, जिसका मतलब था उसके फोन में 4 मैसेजेस थे जो उसने नहीं देखे थे। यश ने डर से कांपते हुए उसके ऊपर टैप करा। वो चारों मैसेजेस असल में उसकी सिम नेटवर्क की कंपनी से थे, जिसका नाम जियो इंडिया था। पहला मैसेज था, प्रिय ग्राहक, आपके सिम में पैकेज का केवल 100 MB इंटरनेट बचा है। दूसरा मैसेज था, प्रिय ग्राहक, आपके पैकेज से 1 GB से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हो चुका है। तीसरा मैसेज, प्रिय ग्राहक, आपकी सिम का बैलेंस सिर्फ 7 रुपए बचा है, कृपया समय रहते हुए बैलेंस डलवाइए। और चौथा मैसेज, प्रिय ग्राहक, आप पहले से ज्यादा पूरे 50 रुपए एडवांस बैलेंस का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आप एक 3 स्टार ग्राहक हैं। ये सब मैसेजेस पढ़कर यश का दिल बैठ गया। उसके मन में आया, अरे बाप रे, मैंने अपनी सिम में मौजूद करंट प्लान से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया है। मेरे फोन में कम से कम 100 रुपए बैलेंस होना चाहिए था। यार तुम कोई अमीर बाप की औलाद तो हो नहीं, एक तो टीवी देख रहे हो, ऊपर से जूही भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, वो भी सेम नेटवर्क से। आजकल सस्ता रिचार्ज होता भी कहाँ है? यश मन ही मन खुद को डांटने लगा। चैप्टर 47, जॉन एक कुत्ते का पट्टा घुमाने गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यश ने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी बंद कर दिया। बगल से जूही ने उसकी प्यारी और नम्र आवाज के साथ पूछा, मास्टर, क्या आप देख रहे हैं? हाँ, मेरा हो गया है और अब से मेरी अनुमति या इजाजत के बिना तुम्हें इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति नहीं है। जूही रूठ कर बोली, लेकिन इंटरनेट मजेदार और रंगीन है, मुझे वो सब देखने में बहुत मजा आता है। अगर मैं नेट सर्फ नहीं कर सकती तो आपके हिसाब से मुझे बाकी समय क्या करना चाहिए? हाँ हाँ बोलिए। जब यश ने देखा कि नेट पर सर्फिंग करने से मना करने पर जूही को बहुत दुख पहुंचा था, तो उसकी वो दयनीय और प्यारी सी शक्ल पर वो ऐसे भावों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ देर बाद उसने विचार करके कहा, ठीक है, तुम नेट पर सर्फ कर सकती हो, लेकिन तुम हर रोज दिन के केवल 30 MB तक का ही इस्तेमाल कर सकती हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। केवल 30 MB? ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो थोड़ी बहुत तस्वीरें देखूंगी, उतने में ही ये खत्म हो जाएगा। इतने में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जूही ने तर्क दिया। उसने परेशान होकर यह सब कहा। जूही का ऐसा मुंह बनते देख यश ने कहा, ठीक है, रुको, ऐसी
ऐसी शक्ल मत बनाओ। मैं अगले 2-3 दिनों में ब्रॉडबैंड लगवा दूंगा ताकि तुम अच्छे से इंटरनेट का उपयोग कर सको, तुम जितना चाहो उतना। सच में? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? जूही की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, वो झूम उठी थी। यश ने सिर हिलाया, फिर उसने कहा, अभी पहले तो तुम मुझे बाहर भेजो, मुझे कुछ चीजों की देखभाल करनी है, कुछ काम है, उन सबको निपटाना है। हवेली से बाहर निकलने के बाद यश ने सबसे पहले अपने फोन को उठाया और क्रेडिट को टॉपअप करने की कोशिश की। हालांकि आखिरकार जिस बात का डर था वो ही हुआ, यश का बैलेंस खत्म हो गया था। जब यश ने अपने फोन नंबर को बंद पड़ते देखा और 100 रुपए का टॉपअप करना चाहा तो उसके फोन के ऊपरी दाहिनी कोने में 4G आइकन्स गायब हो गए थे। इसके अलावा यश का पेमेंट इंटरफेस तुरंत नॉट कनेक्टेड डिस्प्ले में बदल गया। उसी समय फोन से जूही की आवाज आई, मास्टर, मुझे लगता है कि आपका फोन ऑफलाइन हो गया है। तुम तो बोलो ही मत कुछ। यश ने यह बात आह भरकर कही। उसने तुरंत मोबाइल के कस्टमर कॉल नंबर पर कॉल किया और पता चला कि उसके टेलीकम्युनिकेशन वाले के पास उसके 50 रुपए बकाया हैं। यश ने अपने कोटा से अधिक इंटरनेट का उपयोग किया था और इसीलिए उसके टेलीकम्युनिकेशन वालों ने उसकी सेवा बंद कर दी थी और बैलेंस तो खत्म होना ही था। जूही और यश ने खूब इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। यश को अपने क्रेडिट में टॉपअप करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो आज के युग में मानव जीवन को सरल बना रही है, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अपनी सुविधा के कारण यूजर के ऑफलाइन हो जाने से सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे थे और सब कुछ एक ठहराव में बदल गया था। उदाहरण के लिए कई अखबार स्टैंड और किराना स्टोर थे जो कुछ साल पहले टॉपअप सेवाएं दिया करते थे, लेकिन अब देखो हर किसी ने इंटरनेट के माध्यम से अपने फोन को रिचार्ज करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये निसंदेह सुविधाजनक था, पर आजकल फोन का टॉपअप कराने के लिए ऑफलाइन दुकानें नहीं थी। यश ने अपने तहखाने में वाईफाई और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं नहीं लगवाई हुई थी। इसके अलावा वो अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानता था। ये एक समस्या होने जा रही है। यश अपनी डेस्क पर लेट गया। उसने अजीब सी स्थिति को हल करने का तरीका जानने की और ढूंढने की कोशिश की। चीकू तब भी अपने शरीर से फर्श की सफाई कर रहा था, मतलब कि वो फर्श पर लोटपोट हो रहा था। यश ने निराशा भरे भाव से चीकू को देखा। चीकू, तुमने कितने चक्कर काट कर ये फर्श साफ किया है? यश की बात सुनकर चीकू ने चापलूसी भरे भाव में कहा, ये तीसरा राउंड है। बस तीसरा राउंड? यश ने कहा। चीकू के चेहरे पर चापलूसी तुरंत फीकी पड़ गई। मैं देख रहा हूं कि तुम बोर हो गए हो। ऐसा करते हैं किसी दूसरी जगह चलते हैं और बड़ी, मुझे लगता है कि वहां सफाई की थोड़ी जरूरत है। क्यों, कर लोगे ना? चीकू की आंखें और बड़ी हो गई और उसने अपने सर को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, श्योर श्योर श्योर। यश ने अपने फोन को बाहर निकाला और कैमरे पर टैप किया और नए जोड़े गए स्कैन फीचर का उपयोग करके उसका इस्तेमाल करके चीकू को स्कैन किया। फोन के पीछे से नीली रंग की लाइट निकली और चीकू को पूरी तरह से स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ 2-1 क्षण के बाद चीकू को पिक्सल के एक झुंड में बदल दिया गया और नीली रोशनी के साथ फोन में खींच लिया गया। यश ने अपने पर्सनल स्पेस को टैप किया और चीकू को उसके अंदर पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, तुम्हें सिर्फ एक बार ये जगह साफ करने की जरूरत है। चीकू ने उस हवेली को और उस हवेली के अंदर बड़े बड़े लिविंग रूम्स को खुले मुंह के साथ देखा। हवेली के दरवाजे और सीढ़ियां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाया, यश, देखो तुम ये सब खत्म नहीं कर रहे हो ना? यश ने चीकू को आंख दिखाई और उसे धमकाने के बाद यश ने अपने पड़ोस के प्रवेश द्वार पर गार्ड से पूछने का फैसला किया कि वो उसे फोन क्रेडिट करने में उसकी मदद करे। अपने पड़ोस में वो केवल 3 जनों को जानता था, युक्ति, जॉन और गार्ड। अब यश खुद युक्ति को नहीं देखना चाहता था और जॉन उसे नहीं देखना चाहता था। केवल गार्ड के साथ ही उसके बेहतर संबंध थे और वो आसानी से गार्ड का पता भी लगा सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपना फोन जेब में डाला और अपने बेसमेंट से बाहर निकल गया। दुर्भाग्य से दुनिया में लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो ही जाती हैं, जो कि मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होती हैं। गार्ड, जो हमेशा वहां बैठा रहता था, आज वो गार्ड हाउस में नहीं था। यश ने 10 मिनट तक उसका इंतजार किया, लेकिन उसे गार्ड कहीं भी नहीं दिखा। हार कर वो अपने बेसमेंट में लौटने के लिए मजबूर हो गया। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि कोई उसके साथ चल रहा है और उसके हाथ में खाली कुत्ते का पट्टा। अरे, ये तो जॉन की तरह लग रहा है। अब गार्ड तो है नहीं, चलो जॉन से पूछता हूं एक बार। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने उसकी ओर इशारा किया और अपना हाथ वेव किया। अरे जॉन, कुत्ते को सैर पर लेके जा रहे हो क्या? यश को देखते ही जॉन का चेहरा काला पड़ गया। वो यूं तो सहज रूप से यश से बचना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यश उसे पकड़कर पीट देगा, पर इस बार वो बच नहीं पाया और अपना सिर हिलाकर यश को जवाब देने पर मजबूर हो गया। एक टाइम पर गली के गैंगस्टर होने के रूप में यूनिवर्सिटी के छात्र से पिटने के बाद उसे खुद पर दया आने लगी थी। यश ने उसे देखते ही अपने मतलब की बात शुरू की। जॉन,
क्या तुम्हारे फोन में पैसे हैं? सवाल के ठीक बाद जॉन ने तुरंत से अपना एक कदम पीछे खींच लिया और सीधे यश से कहा, देखो यश, रॉबिंग कानून के खिलाफ है और अगर पुलिस को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। देखो, अब लाइन को पार मत करो। ये बात जॉन के मुंह से सुनकर वो अवाक रह गया। कितना बदल गया है जॉन, ये कब हुआ? एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। यश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अरे जॉन, तुम भी ना ओवर रिएक्ट करते हो। मुझे तो बस एक छोटा सा रिचार्ज करवाना था, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे फोन में पैसे हैं। जैसे ही मेरा फोन एक्टिव हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जॉन थोड़ा शर्माया और मदद करने से इनकार नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और पूछा, तुम्हारा फोन नंबर क्या है? यश ने अपना नंबर बताया। जॉन ने अपना पेटीएम खोला और 20 रुपए का रिचार्ज करने लगा। तभी यश ने कहा, अरे भाई, क्या तुम थोड़ा ज्यादा का टॉपअप कर सकते हो क्या? बात यह है कि कंपनी में मेरे 50 रुपए बकाया है। जॉन अब बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए मेरे पास सिर्फ 20 रुपए ही रहे मेरे पॉकेट मनी के रूप में। यश को याद आया कि जॉन जाने माने जोरू के गुलामों में से एक था और अक्सर इस बात की चर्चाएं उसके एरिया में होती रहती थी। यश ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। यश अपना फोन दोबारा चालू करना चाहता था। वो मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहा और जब उसने पावर बटन को छुआ तो उसके फोन पर एक चैट संदेश आया, मास्टर, हम ऑनलाइन वापस आ गए हैं। अरे, ये नया फोन कुछ ज्यादा ही जादुई नहीं है? यश ने सिग्नल और मोबाइल डेटा का परीक्षण किया और उनको खोलकर टेस्ट किया। टेस्ट करने पर उसने देखा कि वो वास्तव में काम कर रहा था। अच्छा जॉन, मुझे अपना क्यूआर कोड दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूं। पैसों के मामले में यश एक भरोसेमंद व्यक्ति था। जॉन ने अपना पेटीएम का क्यूआर कोड खोला और इसे स्कैन करने के लिए यश का इंतजार किया। जॉन को तो लग रहा था कि वो उसे लूट रहा है। जब वे दोनों पैसे ट्रांसफर कर रहे थे तो पड़ोस के दूसरे कोने में एक आदमी और एक महिला एक दूसरे के साथ चल रहे थे। महिला की लंबाई ठीक ठाक थी, उसका चेहरा एक गुड़िया की तरह था, उसकी शक्ल बगल के आदमी से काफी मिलती जुलती थी। दूसरी ओर उस आदमी की भी लंबाई ठीक ठाक थी और वो भी काफी उज्जवल और सुंदर लग रहा था। उस आदमी ने युक्ति से कहा, युक्ति, मॉम ने मुझे सीधे साफ तौर पर कहा है, तुमको इस साल के अंत तक तुम्हारी पसंद के किसी भी व्यक्ति को हमारे सामने लाके खड़ा करना होगा। अब चाहे तुम भले ही मुंबई भाग जाओ, पर वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चैप्टर 48, क्या आपका कुत्ता अदृश्य हो सकता है? युक्ति रूठ गई थी। क्या तुम ये बात बात पर मुंह फुलाना बंद कर सकती हो? इतना रोना धोना हर बात पे। तुम तो हमारी चाची जी से भी ज्यादा पागल हो गई हो, उनसे भी ज्यादा नखरे करने लगी हो। अगर तुम मेरी बड़ी बहन ना होती तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, उस आदमी ने घुरघुराते हुए कहा। युक्ति ने उसकी ओर देखा। जब हम छोटे थे तब तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। तुम्ही ने तो जोर देकर कहा था कि मुझे गोद लिया गया है, मैं अडॉप्टेड हूं। उसने टालते हुए मुंह बनाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, एकदम गंवार। तुम उस समय 7 साल की थी और 3 साल के बच्चे के बोले हुए झूठ को मान लेती थी और अब भी इस बात को मन में रखे रखा है। युक्ति ने याद किया कि वो कैसे बुरी तरह रोई थी जब उसके भाई ने उसे बताया था कि उसे गोद लिया गया था। उसने शर्माकर कहा, योहन? वो आदमी हैरान था। उसने जल्दी से युक्ति के मुंह को ढका और सावधानी से चारों ओर देखा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे मेरे असली नाम से नहीं पुकारना है। मैंने अपना नाम बदल लिया है और मैं अब योहन नहीं हूं। समझ गई तुम? युक्ति ने योहन का हाथ खींच लिया और चिल्लाई, मुझे तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारना अच्छा लगता है, योहन योहन। योहन ने अपनी बहन की ओर असहाय भाव से देखा। वो सतर्कता से इधर उधर देखता रहा, जैसे वो डर रहा हो कि शायद उसका असली नाम कोई और ना सुन ले। फिर उसने यश और जॉन को देखा। उसने उनकी ओर पॉइंट करते हुए इशारा किया और कहा, देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ गलत काम हो रहा है। तुरंत विचलित होकर युक्ति ने देखा जहां उसके छोटे भाई ने इशारा किया था और यश और जॉन को एक साथ देखा। ओह, ये यश है ना? और साथ में क्या ये वही शराबी नहीं है जिसने मुझे उस दिन घर वापस आते वक्त मेरा रास्ता रोका था? लेकिन ये दोनों साथ क्यों हैं? योहन वास्तव में युक्ति को पिछले टॉपिक से भटकाना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बहन उन दोनों को देख रही थी। वो भी जिज्ञासु होकर वो अपनी बहन से पूछने लगा, तुम चुप रहो, जस्ट शट अप। युक्ति ने अपनी भाई की बाह को जोर से पकड़ लिया और उसे अपनी उंगली से चुप रहने के लिए साइन किया। उसने उसे झुकने और चुपचाप चलने के लिए मजबूर किया। वो यश को जॉन से बात करते हुए देख रही थी। जॉन ने यश के फोन को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले अपना फोन निकाल लिया। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुप्त सौदा हो रहा हो, जो कि देखने में कुछ सही सा नहीं लग रहा था। युक्ति की बाहें सिकुड़ती जा रही थी जैसे जैसे वो अपनी जासूसी उन दोनों के ऊपर कर रही थी। यश इस शराबी को जानता है? क्या आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं?
ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। क्या वो सब जो उस रात हुआ सिर्फ एक तमाशा था, एक ड्रामा, एक ढोंग था? युक्ति ने याद किया कि कैसे ईंट अंधेरे से सही तरीके से बाहर निकली थी और किस सलीके से ठीक निशाने पर लगी थी। कहीं यश ने कोई गलत राह तो नहीं पकड़ ली कि उसने ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया है? युक्ति के माथे पर शिकन सी आई हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या था, लेकिन उसे इतनी सी बात साफ लग रही थी कि यश गलत रास्ते पर चल दिया था। नहीं, मुझे उसे बचाना चाहिए, युक्ति ने खुद से उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हुए कहा। योहन ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा और फिर उन दोनों को देखा जो एक अवैध व्यापार करते हुए लग रहे थे। तभी योहन की निगाहें जॉन के ऊपर गई, जो कुत्ते के बजाय कुत्ते के पट्टे को सैर करा रहा था। अजीब पागल है, कैसा आदमी है। वहीं दूसरी ओर युक्ति यश को घूरे जा रही थी। मनी ट्रांसफर के बाद यश ने जॉन को धन्यवाद किया, जिसका चेहरा लकड़ी के कोयले जैसा काला था। हालांकि जॉन ने यश की हेल्प की थी, फिर भी उसका यश के करीब जाने का मन नहीं हो रहा था। उसने सिर हिलाया और अपने कुत्ते के पट्टे को दूर ले गया। यश ने वो पट्टा देखा। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उसने पूछा, भाई जॉन, क्या तुम्हारा कुत्ता थोड़ा छोटा नहीं है? जी नहीं, ये एक लैब्राडोर है। जॉन ने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया। अच्छा, तो फिर क्या ये अदृश्य हो सकता है? यश ने पूछा। अगर जॉन को अब भी नहीं पता चलता कि यश किस बारे में पूछ रहा है, तो वास्तव में वो एक मूर्ख व्यक्ति ही था। वो पीछे की ओर घूमा और चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? अरे ओ नहीं, मेरी पत्नी का कुत्ता कहाँ है? उसका चेहरा लाल हो गया। क्या तुमने मेरे कुत्ते को देखा? यश ने सिर हिला दिया। जब मैंने तुमको देखा था, तुम तो तभी पहले से ही इस पट्टे के साथ चल रहे थे, पट्टे को सैर के लिए लाए हुए थे। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा कि मैं अपने कुत्ते को सैर करा रहा था या नहीं? यार, रात के समय में इस बीच में कुत्ते के पट्टे के साथ तुम और क्या ही कर सकते हो? और यदि तुम कुत्ते को सैर नहीं करा रहे थे तो अपने आप को इसके साथ लटकाने थोड़ी निकलते। जॉन के माथे पर पसीना आ गया। उसका मानना था कि यश उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप था। उसका अब कोई मूड नहीं था कि वो यश से और बात करे। वो कुत्ता उसकी पत्नी का था और पत्नी की नजरों में उस कुत्ते का दर्जा जॉन से भी ऊपर था। यदि वो वास्तव में कुत्ते को खो देता है तो उसकी पत्नी उसे मौत के घाट उतार सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जॉन ने पट्टे को खींचा और वो जहां से आया था वहां की ओर भागा। उसने अपने कुत्ते को खोजते हुए उसका नाम चिल्लाया, रिची, रिची तुम कहाँ हो? ये सुनते ही यश की मुस्कुराहट निकल गई। जॉन वास्तव में पैसे से इतना प्यार करता था कि उसने अपने कुत्ते को रिची नाम ही दे दिया था। यश एक धुन गुनगुनाते हुए घर की ओर चल दिया। अपने फोन में टॉपअप कराने के बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो फोन चल रहा है, उसने जूही को एक अच्छी बातचीत के लिए बुला लिया। उसने जूही को समझाया कि अगर वो मोबाइल डेटा पर रहेगा तो तब उसे इंटरनेट पर सर्फ करने की अनुमति नहीं थी, किंतु यदि फोन को वाईफाई का कनेक्शन मिल जाए तो वो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद ही जितना चाहे उतना नेट यूज कर सकती है। जूही ने यश की कही हुई बात पर सहमति जताई। उसने महसूस किया कि एक नई क्षमता अनलॉक की गई थी। जैसे ही यश ने टॉपअप के लिए अपना पेटीएम पासवर्ड टाइप किया, जूही को भी उसका एक्सेस मिल गया था और वो यश की ओर से फोन रिचार्ज करने के लिए इसका उपयोग कर सकती थी। यश ने तुरंत उसके इस खतरनाक प्रस्ताव को रोक दिया। कौन जानता था कि अगर जूही को उसके पैसे से भुगतान करने की अनुमति दी जाए तो क्या होगा? क्या जूही उसके पैसों का इस्तेमाल फोन रिचार्ज करने में ही उपयोग करती रहेगी? जूही ने टेढ़ी नजरों से यश की ओर देखा। अगले कुछ दिनों में यश ने खुद को काम में व्यस्त रख दिया। अपनी नई कंपनी को और बड़ा करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी और बहुत से ऐसे काम थे जिनको करने के लिए उसे पूरी प्लानिंग बनानी थी। यहाँ तक कि अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक एजेंट को हायर कर लेता, तब भी उसे अपनी कंपनी के संचालन की सीमा यानी कंपनी की रेंज की पुष्टि करनी ही होती। यश ने राहुल से मुलाकात की और उसे जूम इंटरमीडियरी से मिले हुए प्रोजेक्ट्स को फिल्टर करके उसका रिकॉर्ड बनाया। अंत में उसने 5 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जिनमें मुनाफा भी अच्छा था और इन्वेस्टमेंट भी कम था। पहला तो शनिवार को प्रॉपर्टी का इवेंट था, जिसमें खुद यश और राहुल खुद छात्रों का निरीक्षण करेंगे ताकि वो हर चीज को अच्छे से पहचान सके और इवेंट में हर चीज उनके कंट्रोल में रहे। दूसरे शनिवार को काजल सेन के नकली फैन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। उस इवेंट के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए इसकी कीमत भी अधिक थी और मुनाफा भी बेहतर मिल रहा था। बाकी के 3 प्रोजेक्ट्स कुछ इसी तरह के ही थे और वो आगामी हफ्तों में ही होने वाले थे। राहुल का अनुभव और नेटवर्क धीरे धीरे दिख रहा था। उसकी कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थी। असल में शनिवार को होने वाले प्रॉपर्टी इवेंट के लिए 20 लोगों की जरूरत थी और उनमें से प्रत्येक को 100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कंपनी का 20% कमीशन, जो प्रत्येक के लिए 120 रुपए होगा। लेकिन राहुल के कनेक्शन के कारण उसे 120 की जगह 130 रुपए की रेट मिली और काजल सेन के लिए उनकी दर 175 रुपए हो गई थी। बाकी नौकरियों में भी आकर्षक दाम इन्हें मिल रहा था। यहाँ तक कि अगर वे प्रत्येक छात्र को 90 से 100 रुपए का भुगतान करते हैं तो भी वो कंपनी बहुत अच्छा खासा कमाएगी। अगर सभी 5 काम पूरे हो जाते हैं
तो काजल सेन के कार्यक्रम से ही अकेले 7,500 रुपए का कमीशन मिल जाता और बाकी की जॉब्स का संयुक्त रूप से जोड़ें तो कुछ 3,000 रुपए की कमाई हो जाती। कंपनी केवल आधे महीने ही पुरानी थी, लेकिन उनका लाभ आसानी से 5 अंक के आंकड़े तक पहुंच रहा था। राहुल ने अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन लगाई और राहुल ने थोड़ी जलन महसूस की। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक निजी कंपनी बनाने से इतनी कमाई होती होगी। यश ने यह देखते हुए उसे सांत्वना दी। यार, काजल सेन वाला इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, ऐसा बहुत कम होता है। बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही सामान्य है। एक सप्ताह में 3,000, एक महीने में 12,000 और तुम्हारा वेतन ही करीब 6,200 रुपए प्रति माह है और साथ में उससे अधिक का कमीशन है। कंपनी तो कुछ भी नहीं कमाएगी जितना तुम इससे कमाओगे। इसके अलावा मुझे अभी टैक्स का भी भुगतान करना है। यश की ये बात सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। राहुल ने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से उसकी नौकरी पर कोई मुश्किल नहीं आनी थी। उसके अच्छे खासे पैसे बन रहे थे। दूसरी तरफ कंपनी को चलाने वाले यश को ही सारा जोखिम उठाना पड़ेगा। यश ने राहुल से कोई झूठ नहीं बोला था। कंपनी अभी नहीं थी, पर फिर भी उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा था, चाहे कुछ 1,000 रुपए का ही क्यों ना हो। उन्होंने आगे कैलकुलेशन की और ये पता किया कि उनका मुनाफा 40% तक हो रहा था। ये एक शानदार शुरुआत थी और ये आंकड़ा बाकी के स्टार्टअप से काफी बेहतर था। इसके बाद उन्हें अपने बिजनेस के कदम को बढ़ाना ही होगा, नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी और धीरे धीरे अगली सीढ़ियां चढ़नी होगी। यश को पता था कि कंपनी का विकास एक बॉस नहीं बल्कि उसके कर्मचारी करते हैं। एक कंपनी की ग्रोथ को पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कंपनी को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे अपने कर्मचारियों की मेहनत पर भरोसा करना ही पड़ता है। चैप्टर 49 फ्रेंड सर्कल में धमाका। यश ने अपनी कंपनी के आगे के सभी कामों की योजना ढंग से बना ली थी। शुरू के पहले 2 हफ्ते सारे कामों को अच्छे से समझने और उनके हिसाब से ढलने में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उसके लिए अभी से ही काम को बढ़ाने का फैसला सही नहीं था। इसीलिए वो बस एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे थे। मिले हुए इन प्रोजेक्ट्स पे कुछ भी बुरा ना हो, इससे बचने के लिए यश और राहुल ने मिलकर तय किया कि वो बारी बारी से पार्ट टाइम नौकरी के छात्रों के साथ काम के लिए जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि सब कुछ ढंग से हो रहा है, और साथ ही अगर किसी को निकालना पड़े तो वे भी उसे संभाल लें। शुरू के पहले 2 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद यश पार्ट टाइम पर काम करने वाले सभी छात्रों में से कुछ बहुत मेहनती और ईमानदार छात्रों को पसंद करेगा और उन छात्रों को टीम लीडर यानी बाकी लोगों का नेता बना देगा, जो कि बाकी सभी छात्रों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सभी टीम लीडर्स को लंबे समय तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा और इसी तरह भविष्य में यही टीम लीडर्स बाकी पार्ट टाइम नौकरी वाले छात्रों के काम पर नजर रखने के लिए यश और राहुल की जगह ले लेंगे। सिर्फ तभी यश और राहुल खुद को कंपनी के छोटे मोटे कामों से बचा पाएंगे और बड़ी चीजों में समय लगाएंगे। राहुल के ऊपर 2 चीजों की जिम्मेदारी थी। पहली जिम्मेदारी कि उसे जूम इंटरमीडियरी से सारी बातचीत करनी थी और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने थे ताकि उन्हें अपनी पसंद का काम मिल सके। उसकी दूसरी जिम्मेदारी थी कि उसको जूम इंटरमीडियरी जैसी और कंपनीज के बारे में भी पता लगाना था जिनके साथ वे काम कर सकते थे। इसका मतलब यह था कि उन्हें जूम के अलावा दूसरे क्लाइंट्स ढूंढने थे ताकि काम की कमी कभी ना हो और इस तरीके से वो बाकी कंपनीज तक पहुंच बढ़ा सके। यश की जिम्मेदारी ये थी कि उसको छात्रों की टोली को और बढ़ाना था। उसको मौजूदा पार्ट टाइम नौकरी के लिए तैयार छात्रों की गिनती बढ़ानी थी ताकि वो और भी ज्यादा कंपनीज के साथ काम कर सके और बड़े प्रोजेक्ट्स उठा सके। यश के द्वारा किए हुए अंदाजे के हिसाब से सिर्फ उसी के डिपार्टमेंट में ही 5,000 से ज्यादा छात्र थे। उन 5,000 छात्रों में से 100 से 200 छात्र अक्सर पार्ट टाइम नौकरियां करते थे। सेमेस्टर की छुट्टियों में तो कभी कभी 500 से 600 छात्र भी पार्ट टाइम नौकरियों के लिए निकल पड़ते थे। अगर वो उन सब के सब छात्रों को अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए ला पाता है तो वो लंबे समय तक पार्ट टाइम नौकरी करने वाले छात्रों के लिए एक हफ्ते में 2 नौकरियों का इंतजाम भी कर सकता है, और जिनको लंबे समय तक नहीं करनी उनके लिए वीक में एटलीस्ट एक जॉब तो हो ही सकती है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक बंदे के हिसाब से 130 रुपए मानकर यश की कंपनी हर महीने में करीब 2,60,000 से 2,70,000 रुपए कमा सकती है, जिसमें से करीब 80,000 रुपए का मुनाफा होगा। और उन पैसों से इधर उधर के खर्चों को निकाल दिया जाए तो भी आखिर में मुनाफा कम से कम 60,000 रुपए होगा, जो फिर भी काफी बड़ी रकम थी। अगर वो अपना ये काम कुछ 100 छात्रों से लेकर पूरे कैंपस तक फैला पाए या फिर बैंगलोर की सारी यूनिवर्सिटीज को भी अपने साथ जोड़ लें तो हर महीने का मुनाफा बड़े आराम से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। हाँ, बेशक ये बस एक अंदाजा था जिसमें से सब चीजों को सच में नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि जिस तरह धीरे धीरे कंपनी बढ़ेगी उसमें पार्ट टाइम नौकरियां करने वालों की गिनती भी बढ़ेगी, साथ में कंपनी को संभालने वालों की जरूरत भी पड़ेगी, तो उनके खर्चों और सैलरी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात थी, ये काम अभी तक किसी ने नहीं किया था। इसके अलावा यश कंपनी के भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। उसके लिए ये कंपनी एक शुरुआत थी। ये तो बस उसके कई प्रोजेक्ट्स में से एक था जो कि उसकी शानदार भविष्य की योजनाओं में थे।
यश के लिए शुरुआत में पैसे कमाने के अलावा कंपनी का एक दूसरा मकसद भी था, जो था शुरुआत में ही कंपनी से ज्यादा लोगों को जोड़ना, उनको इकट्ठा करना। बाकी उसकी शानदार भविष्य की योजना थी कि वो अपनी कंपनीज का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले, जो कि पूरे कर्नाटका में फैला हुआ होगा। अब आखिरकार शनिवार आ गया और आज कंपनी का सबसे पहला काम होना था। काम यह था कि लोगों को एक प्रॉपर्टी इवेंट में दिलचस्पी दिखाने वाले ग्राहक होने का नाटक करना था। यश और राहुल दोनों खुद मिलकर वहां 20 छात्रों को ले आए। ये काम काफी अच्छा रहा। यश ने पहले से ही सभी छात्रों को व्हाट्सएप के ग्रुप में सब कुछ समझा दिया था और साथ ही उन्हें कुछ तरकीबें और बातें भी बता दी थी। इसी की बदौलत ये काम काफी अच्छे से हो पाया। शुरू में प्रॉपर्टी कंपनी के सेल्स मैनेजर को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आधा काम हो जाने के बाद उसने यश को अंगूठे से इशारा करके बता दिया था कि काम बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ तक कि उसने यश को और काम देने के लिए बुलाने का वादा भी कर लिया। यश ने प्रॉपर्टी कंपनी के सेल्स मैनेजर के साथ फोन नंबर्स की अदला बदली कर ली। वो ये नहीं जानता था कि सेल्स मैनेजर कहीं बहुत अच्छा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसका पहला क्लाइंट था जिसके साथ उसे आगे भी काम करना था। प्रॉपर्टी कंपनी के साथ काम पूरा होने के तुरंत बाद यश और राहुल सीधा जूम इंटरमीडिएरी चले गए। वो जूम के साथ बाकी की फीस का हिसाब पूरा करना चाहते थे। वहां यश ने काजल सेन के साथ होने वाले इवेंट का भी एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के ड्राफ्ट होने की वजह यह थी कि यश की कंपनी अभी तक पूरी बनकर तैयार नहीं हुई थी और इसमें लगभग 1 हफ्ता और लगना था। तब तक यश अपनी कंपनी के एक स्टाम्प ले आएगा, जिससे वो जूम इंटरमीडिएरी के साथ फॉर्मल अग्रीमेंट और उसके अलावा 1 साल लंबा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी पूरा कर लेगा। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एक बहुत ही जरूरी कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों कंपनी साइन करके 1 साल तक मिलकर काम करने के लिए कमिट करती हैं। ऐसा करने से वो 1 साल में अनगिनत बार काम कर सकते थे। ये एक लीगल कमिटमेंट था। जब यश को काम के पूरे पैसे मिल गए, उसने सभी पार्ट टाइम करने वाले छात्रों को उनकी पहली तनख्वाह दे दी। सबको पैसे देने के बाद उसके पास 400 रुपए बचे थे, जिसमें से 40 रुपए राहुल के थे, तो बाकी के बचे हुए 360 रुपए उसके पहले काम का मुनाफा थे। ये पैसे किसी भी तरह से बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी। जब यश आखिरकार रात को घर पहुंचा तो वो अपने पलंग पर लेट गया और सोच में पड़ गया। यश सोच रहा था कि वो किस तरह से काम में पैसे बचाए और अपने मुनाफे को बढ़ा ले। जब वो अपने दिमाग में ये सब सोच रहा था, तभी उसे काजल सेन के इवेंट का ख्याल आया। उसने सोचा कि एक इंटरनेट के कलाकार को शायद नकली फैंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके असली फैंस भी तो होंगे। क्या किसी तरह यश अपनी क्लास में से काजल सेन के कुछ असली फैंस को ढूंढ सकता है? अगर वो काजल सेन के असली फैंस को नकली फैंस की तरह बनाकर ले जाए, तो क्या वो उन छात्रों के ऊपर तनख्वाह देने का खर्च बचा सकता है? या फिर इससे भी अच्छा कि इस इवेंट के लिए अगर वो दोनों तरफ से पैसे ले ले, यानी काम के लिए कंपनी से भी और काजल सेन से मिलवाने के लिए उनके असली फैन से भी, तो वो अपनी कंपनी के लिए इससे काफी पैसे कमा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिसाब वो कैसे लगाए। इस तरकीब से वो शायद हर फैन से कम 200 रुपए कमा सकता था। लेकिन फिर जल्द ही यश ने अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया, अगर ये नकली फैंस को बुलाने वाला काजल सेन का इवेंट जूम जैसी मैनेजमेंट कंपनी संभाल रही थी, तो ये काफी मुमकिन था कि काजल सेन के पहले से ही बहुत सारे दीवाने फैंस थे, जिनकी वजह से इवेंट संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था। और इसी वजह से कंपनी ने कुछ नकली फैंस को लाने का सोचा, ताकि इवेंट में सब कुछ संभला रहे। इसलिए उसके द्वारा लाए हुए लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए कि वे सब उसी की बात माने, यश आए हुए फैन से इवेंट के लिए पैसे नहीं ले सकता था। यश को उन्हें बोलना पड़ेगा कि इस इवेंट में मुफ्त में आया जा सकता है, तभी वे इवेंट के दौरान उसकी बात मानेंगे और कंट्रोल में रहेंगे। यश को विश्वास हो गया कि उसकी ये तरकीब काम कर सकती थी, लेकिन फिर भी अभी उसे ये पता लगाना था कि काजल सेन की कोई असली फैंस है भी या नहीं। वो ये कैसे पता लगा सकता है? मार्केट में खोजबीन करके। यश ने अपने फोन पर अपने फ्रेंड सर्कल में एक मैसेज डाला, मेरे पास अगले हफ्ते काजल सेन से मिलने का एक मौका है, क्या कोई उसे पसंद करता है? ये काफी आसान और सीधी बात थी। वैसे तो यश को शायद ही कोई अंदाजा था, पर वो पता लगाना चाहता था कि उसके फ्रेंड सर्कल में उसे कोई पसंद भी करता है या नहीं। फोन में मैसेज डालने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और एक सेब खाने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो इससे पहले कि वो अपना फोन खोलता, जूही के चिल्लाने की आवाज आई, मास्टर, आपके फ्रेंड सर्कल में धमाका हो गया है। यश को समझ नहीं आया। उसने पूछा, धमाका हो गया? यश ने अपना फोन उठाया और तभी अपने आप ही जूही ने यश को उसका फ्रेंड सर्कल खोलकर दिखा दिया। 5 मिनट से भी कम समय में यश को उसके फ्रेंड सर्कल में 15 मैसेज आए हुए थे। उसने उन मैसेजेस पर टैप करा। थोड़े बहुत मैसेजेस पर लाइक्स के अलावा बाकी सब उसके मैसेजेस का जवाब दे रहे थे। किसी ने लिखा था, मैं हूं काजल सेन का फैन। दूसरे ने जवाब दिया, यहां पर है काजल सेन का फैन। तीसरे किसी ने लिखा था, मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूं यार। किसी और ने कहा, प्लीज आई वॉन्ट टू मीट हर। यहां तक कि निशांत का भी एक जवाब था। उसने लिखा था, क्या तुम भी काजल सेन के फैन हो?
निशांत जैसे बहुत अक्लमंद छात्र का मैसेज देखकर यश का चेहरा खिल उठा। इससे यह पता चल रहा था कि काजल सेन का एक फैन था और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो कि उसके जैसे विचार रखता था। इतने मैसेजेस देखकर यश ने आगे लिखा, ऐसा लगता है कि काजल सेन के बहुत सारे फैंस हैं। ये जान लेने के बाद यश को अपनी योजना पर काफी भरोसा हो गया था। अगला पूरा दिन यश ने कैंपस में काजल सेन के फैंस को ढूंढने में लगा दिया। वो काम वैसे काफी बोरिंग था क्योंकि उसको एक एक इंसान के पास जाकर उनसे पूछकर पक्का करना था कि क्या वो काजल सेन से मिलना चाहते हैं या नहीं, और इसके अलावा सभी चैट ग्रुप्स में इसके बारे में पूछना था। यश जब भी अपनी सूची में एक नया नाम जोड़ता वो खुद से धीमे से बोलता 100 रुपए। ये बोलकर वो खुद को और मेहनत करने की प्रेरणा देता था। जैसे जैसे वो काजल सेन के फैंस को ढूंढता रहा, उसी बीच यश ने पिछली प्रॉपर्टी वाली पार्ट टाइम नौकरी के लिए आए 20 लोगों में से कुछ को अलग कर लिया। उसने उन 20 छात्रों में से 10 को पसंद किया और उन 10 को टीम लीडर बना दिया। उनकी एक दिन की तनख्वाह 150 रुपए थी। यश ने उन्हें भी और फैंस को ढूंढने का काम दे दिया ताकि वो फैन सपोर्ट इकट्ठा कर सकें। इसके बाद उसके काम में एकदम से बहुत तेजी आ गई और फिर अंत में अपना नाम दर्ज कराए छात्रों की गिनती पूरे 130 से भी ज्यादा पहुंच गई। ये पहली बार था कि यश को काजल सेन के फैंस की गिनती का कोई अंदाजा लगने वाला था। हाँ, बेशक उनमें से कुछ ने शायद बस इसलिए अपना नाम दिया था कि वो उस कलाकार को देखना चाहते थे या फिर बस यूं ही इवेंट के लिए आना चाहते थे। फिर यश ने अपने हिसाब से समय तय किया और उसके बनाए हुए 10 टीम लीडर से मिलकर उन्हें पूरे काम के बारे में अच्छे से सब समझा दिया। यश ने फिर उन्हें अपनी अपनी टीम के लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी और उनसे वादा किया कि आगे की सभी पार्ट टाइम नौकरियों में उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा। कुछ ही देर में शुरुआती चयन के बाद एक फैन ग्रुप बना दिया गया जिसमें 100 लोग थे। सारे कामों से निपट जाने के बाद यश फोन की पर्सनल स्पेस में चला गया और नहाते हुए अपने इस वीकेंड का मजा लेने लगा। ये सब उसने पहले कभी नहीं किया था। उस वक्त जूही हवेली के बाहर किसी काम में लगी हुई थी। उस बड़े से स्विमिंग पूल में नहाते हुए वो जूही से बात करने लगा, लेकिन जूही को देखकर लग रहा था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही थी। यश ने फिर जूही से पूछा, अच्छा जूही, एक बात बताओ, क्या तुम उन रोबोट्स की तरह बन सकती हो जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर किसी बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो? क्या तुम बैंक में मेरे सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसों की गिनती को बढ़ा सकती हो? चैप्टर 50, खिड़की दरवाजे जो खुल नहीं सकते। जूही दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और उसने अपना सिर फिर अपने हाथ पर टिका लिया और कुछ देर सोचकर बोली, मास्टर, आपके पास सिर्फ एक ही बैंक का कार्ड है जो कि आपने अपने फोन से जोड़ रखा है और उस कार्ड में 0 रुपए हैं और ये 0 ही रहेगा। ऐसा जवाब सुनकर यश ने अपने मन में बोला, जूही, तुम बिना सच में पूरी बात का मजा खराब कर देती हो। ये बोलने के बजाय उसने जूही से कहा, अच्छा तो फिर क्या तुम दूसरे लोगों के फोन के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो या फिर किसी कंपनी के अकाउंट के साथ? इस बार जूही ने जवाब देने से पहले सोचा नहीं और तुरंत से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। अगर मैं ऐसा कर पाती तो मैं खुद से ही अब तक आपके फोन के बैलेंस को बढ़ा देती। वो पूल में एक तरफ सीधा बैठ गया और बोला, फिर तो मुझे लगता है कि फिल्मों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाते हैं वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। जूही ने अपना सर अपने हाथ पर टिकाए रखा। वो इंटरनेट पर खोज करने ही वाली थी कि फिल्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा होता है और वो कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन तभी यश ने उसे जल्दी से रोक दिया। रुको, अभी इंटरनेट पर कुछ भी सर्फ मत करो, अभी तो मैंने टॉपअप और इंटरनेट का रिचार्ज करवाया है। उसने अपना हाथ नीचे करा और बोली, मास्टर, मैंने गूगल और विकिपीडिया पर अभी ढूंढा। मुझे पता चला कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद ही पूरा फोन हूं। यश ने ऐसे दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और पानी से खेलते हुए बोला, अरे विकिपीडिया पर लिखी हुई सारी बातें सच नहीं होती, तुम भी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कम नहीं। ये बात सुनकर जूही ने पूछा, क्या वाकई में? वैसे तो वो अपनी आदत की तरह से फिर से अपना सिर हाथ पर टिकाकर दोबारा इंटरनेट पर इस बारे में जानकारी ढूंढना चाहती थी, लेकिन यश ने उसे ऐसा करने से पहले ही रोक दिया था। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जो यश कह रहा था वो सही है या नहीं। नहा लेने के बाद यश पानी से बाहर निकला और उसने तौलिया लपेट लिया। जूही आज्ञाकारी रूप से साफ सफाई के लिए चली गई। यश बड़ी खुशी के साथ बेडरूम में चला गया जिसको जूही ने उसके लिए तैयार किया था। पहले तो जूही यश के लिए सबसे बड़ा बेडरूम तैयार करना चाहती थी, लेकिन यश का यह मानना था कि क्योंकि वो जूही का मास्टर था, सिर्फ इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं कि वो जूही का ही कमरा खुद के लिए ले ले, और इस वजह से खुद को ये याद दिलाते रहने के लिए कि अभी वो एक लड़का है। यश ने तय किया कि उसको बड़े कमरे की जरूरत नहीं थी, वो दूसरे कमरे में ही सोने वाला था। उस हवेली में पूरे 3 बेडरूम्स थे। एक पढ़ने का कमरा था
यश ने अपने लिए हवेली का दूसरा सबसे बड़ा कमरा पसंद किया था, जो कि करीब 40 गज बड़ा था। यहां तक कि उसके कमरे में एक अलग खुद का टॉयलेट भी बना हुआ था। यह कमरा यश के अपने बेसमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बेहतर था। यश ने यह तय कर लिया था कि वो अब धीरे धीरे करके अपना सारा सामान इस हवेली के अंदर ले आएगा। इस जगह को वो अपना भविष्य का घर बनाने वाला था। और जहां तक बात है उसके किराए पर लिए बेसमेंट की, तो यश के पास उसके कॉन्ट्रैक्ट के अभी 2 महीने बचे हुए थे, इसलिए वो अभी उनको पूरा कर सकता था। अगर उसके पास जरूरत के हिसाब से पैसे ना होते तो उसे फिर घर से बाहर निकलना पड़ता। जैसे यश अपने कमरे की ओर किसी धुन को गुनगुनाता हुआ जा रहा था, तभी अचानक से उसे एक बात का एहसास हुआ। हवेली में कई खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन वे सारे के सारे बिल्कुल बंद पड़े थे। यश अपने कमरे के अंदर गया और खिड़की को देखने लगा। खिड़की पर लगा हुआ शीशा काफी मोटा था और उसके आर पार देखा भी नहीं जा सकता था, इसलिए जब वो अपना चेहरा शीशे के बिल्कुल सामने ले आया तो भी वो उसके दूसरी तरफ नहीं देख पाया। यश ने उस खिड़की को खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम हो गया। ये देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या ये खिड़कियां सिर्फ सजावट के लिए है? यश जूही को पुकारता हुआ अपने कमरे से निकला। जूही, जूही। जब वो उसके पास पहुंचा तो वो बड़े ध्यान से साफ सफाई कर रही थी। यश ने उससे पूछा, जूही, क्या हवेली के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं? जूही के प्यारे से चेहरे पर एक खाली खाली सा भाव था। कुछ पलों के बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या हवेली के खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए या नहीं? यश को समझ नहीं आया कि वो जूही को क्या जवाब दे। यश सोचने लगा, मुझे सच में जूही को इंटरनेट यूज करने देना चाहिए। फोन के इंटरनेट का इस्तेमाल करे बिना वो सही में एकदम पागल जैसी हो जाती है। मैं कल के कल ही अपने फोन में अनलिमिटेड डेटा पैक लगवाता हूँ, साथ ही घर में वाईफाई भी लगवा लूंगा। तो बात यह थी कि यश आज के आज ये काम क्यों नहीं कर रहा था, तो यश बस इस काम को टाल रहा था। यश ने जूही को खिड़की और दरवाजों के बारे में और बताया। हवेली की खिड़की और दरवाजों में जूही की उत्सुकता बढ़ गई। उसने यश से कहा, मैं भी सोच रही हूं कि ऐसा क्यों है। फिर उन दोनों ने कमरे में मौजूद सारी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सब की सब खिड़कियां एक जैसी थी। वो सारी खिड़कियां ऐसे शीशे से बनी हुई थी जिनके दूसरी ओर देखना नामुमकिन था। दिन के समय में कमरे में रोशनी उनकी खिड़की से आती थी, जिस वजह से कमरे में गर्माहट भी हो जाती थी। बाकी रात के समय में खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती थी और अपने आप ही छत पर लगी हुई लाइट्स जल जाती थी। और दरवाजे के नाम पर हवेली के लिविंग रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा था, लेकिन दोनों यश और जूही मिलकर सारी जान लगाने के बाद भी उस दरवाजे को हिला नहीं पाए। चाहे वो कितना ही खींच रहे थे, धक्का लगा रहे थे। यश के मन में आया कि यह कितनी अजीब बात है। यश को मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था कि उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, जिसकी असलियत जानने के लिए यश और जूही योग्य नहीं थे। इसके अलावा यश का यह भी मानना था कि उस दरवाजे को खोलने का रास्ता जोर जबरदस्ती करके नहीं मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद उन्होंने टीटू को भी अंदर बुलाया। उसने अपना रूप बदलकर अपना जोर लगाने की आजमाइश की, लेकिन फिर सारी मेहनत के बाद भी दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। जिस दौरान वो तीनों थककर पसीने में हार कर खड़े थे, चीकू अंदर आकर उन तीनों के सामने कूद पड़ा और बोला, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या कुश्ती लड़े जा रहे हो? यश ने मजाक में कहा, कुश्ती से ज्यादा तुम इसे दरवाजा खींचना कह सकते हो। चीकू यश को अपनी हमेशा वाली खतरनाक नजरों के साथ देखने लगा और फिर बोला, क्या मतलब दरवाजा खींचना? अरे मैं तो इस चीज में बहुत अच्छा हूँ। यश ने चीकू को एक टेढ़ी मुस्कान दी और चुप हो गया। चीकू अभी भी अपनी गुस्से वाली नजरों से यश को घूर रहा था, मानो कि यश ने उसकी पूंछ को दबा दिया था। वो यश से बोला, अरे ये क्या बात हुई? तुमने मुझे साथ में खेलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? दरवाजों के साथ खींचातानी करने में मुझे तो बहुत मजा आता है। यश ने सीधे चीकू के मुंह पर लात मारी और बोला, चुप रहो तुम। यश के मन में सवाल उठे ही जा रहे थे, इन खिड़की दरवाजों की दूसरी तरफ आखिर है क्या? इस सवाल को अपने मन में रखते हुए यश पहली बार इस नई हवेली के अंदर सो गया। अगले दिन की सुबह जब यश हवेली में ही नहाने के बाद वापस अपने असल दुनिया के घर यानी बेसमेंट में पहुंचा, तो उसे एकदम बेकार सा महसूस हुआ। वो कल की पूरी रात एक बड़ी हवेली में सोया था। जब वो अपने छोटे से बेसमेंट में वापस आया तो उसे देखकर यश को ऐसा लग रहा था कि वो किस तरह की छोटी और बेकार सी गुफा में रह रहा था। एक आह भरते हुए उसने आज के कामों को देखने के लिए अपनी मेज पर रखे हुए टाइम टेबल को देखा। उसकी आज सिर्फ एक ही क्लास थी, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स की थी। उसकी एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास की टीचर मिस अनु थी, जो कि काफी छोटी सोच रखने वाली एक महिला थी, तो उसके लिए यह अच्छा होता कि वो क्लास के लिए समय पर चला जाए। उसने अपनी किताबें और बैग उठाए और सीधा कैंपस के लिए निकल गया। इससे पहले कि वो कैंपस के अंदर घुसता, उसने कैंपस के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बैनर देखा। आज बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस का पहला
और सबसे शानदार सिंगिंग कंपटीशन मनाया जा रहा है। इस बड़े से बैनर को देखकर यश ने सोचा, वाह, क्या सच में 3 यूनिवर्सिटीज के साथ कराए हुए सिंगिंग कंपटीशन को इतने दिखावे की जरूरत है? क्या वाकई में इतना बड़ा बैनर बनाने की कोई नीड थी? अगर यूनिवर्सिटीज के पास इतना समय और पैसा था कि वो इतना बड़ा बैनर बना रहे थे, तो वो शायद कंपटीशन में इनाम के तौर पर कुछ इनामी राशि रख सकते थे। तो शायद यश भी उस कंपटीशन का हिस्सा बन जाता। यश कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स को कोसते हुए कि वो कितने कंजूस हैं, अपने कैंपस के अंदर चला गया। कैंपस के गेट से लेकर क्लास तक के रास्ते में यश ने कई जगह छात्रों की भीड़ देखी जो कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि सही में कंपटीशन की जानकारी धमाके की तरह हर तरफ फैल गई थी। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर छात्र कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स में रहते थे, लेकिन यश कैंपस के बाहर रहता था। इस वजह से बाकी सबकी तरह उसको पहले से ये खबर नहीं थी पिछले हफ्ते आखिर कैंपस में क्या हुआ था। तभी उसकी ओर एक साथ 3 लड़कियां बात करती हुई आ गई। वे तीनों सिंगिंग कंपटीशन में आए हुए बदलावों के बारे में बातचीत कर रही थी। उनमें से पहली लड़की बोली, अरे तुम दोनों को पता चला, कंपटीशन रखने वालों ने काजल सैन को भी बुलाया है। तभी दूसरी लड़की ने कहा, काजल सैन? क्या सच में? मुझे तो वो बहुत पसंद है। इस बात पर तीसरी लड़की ने बोला, काजल सैन? तो उसके आने में इतना खुश होने की क्या बात है? एकदम दिखावटी लगती है वो तो। इस बात को नजरअंदाज करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, आखिर हमारी यूनिवर्सिटी ने काजल सैन को इस इवेंट के लिए कैसे बुला लिया? पहली लड़की ने जवाब में कहा, ये बात तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे सुनने में आया था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने उसके साथ कांटेक्ट किया था। असल में वो बैंगलोर में किसी इवेंट के लिए आई हुई है, इसलिए उसके पास इस कंपटीशन में एक जज की तरह आने का थोड़ा सा समय है, लेकिन वो सिर्फ फाइनल्स के लिए ही आएगी। ये जानकर दूसरी लड़की बहुत खुश हो गई। उसने कहा, वाह, ये तो लाजवाब बात है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे अभी के अभी इस कंपटीशन में अपना नाम देना है। यह सुनकर तीसरी लड़की ही करके हंसने लगी और बोली, वैसे तुम्हें क्या लगता है, ये कंपटीशन कौन जीतने वाला है? दूसरी लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से तो हमारी पूरी क्लास में कोई भी अच्छा नहीं गा सकता है। इस बात का जवाब देते हुए पहली लड़की ने बोला, मेरे हिसाब से मनप्रीत सिंह काफी अच्छा गा लेता है। तभी तीसरी लड़की ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे हाँ, मुझे अभी उस वीडियो के बारे में याद आया जो मैंने उस दिन अपने फ्रेंड सर्कल में देखी थी। उसमें वो जो लड़का कैंपस के बाहर गा रहा था ना, अगर वो इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाए तो बिना किसी शक के वो ही इस कंपटीशन को जीत जाएगा।